नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का हम लोगों का जो विषय बिंदु है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के तहत आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विगत परीक्षाओं के पूछे हुए क्वेश्चनों का सार लेकर के हम लोग आए हुए हैं। तो फटाफट करें, अपने मित्रों के साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मित्रों, शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चनों के साथ। जरा ध्यान से देखिएगा, यह परीक्षा इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इन परीक्षाओं से हम एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि आगे में परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस का ट्रेंड क्या है, और बिना ट्रेंड को जाने हम सलूशन की तरफ बढ़ नहीं चाहते हैं। तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वह है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और देखिएगा क्या प्रश्न पूछ रहा है। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी, क्या कर रहा है, सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। इसमें आपको यह बताना है कि सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो शुरू करिए, जरा सोचिए विचारिए कि है क्या। तो पहला क्वेश्चन, चारों विकल्प आप देख चुके हैं। तो पहला प्रश्न है कि सब्सिडी है क्या। पहले तो आपको यह जानना है कि सब्सिडी है क्या, और सब्सिडी जो दी जा रही है वह किसके द्वारा दी जा रही है, सरकार द्वारा। सरकार द्वारा किसको दिया जा रहा है, कैसे लोगों को दिया जा रहा है, यह एक लाभ पहुंचाने के लिए किसको दिया जा रहा है, सरकार द्वारा लाभ पहुंचाने के लिए किसको दिया जा रहा है। विकल्प देखिए कि यह उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान है। फिर कहा देश की सरकार से एक उद्यम, एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण है। तो हमने क्या कहा, सब्सिडी सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब यहां यह भी जानते रहिए कि यह एक व्यक्ति को भी दे सकती है, एक विशेष व्यक्ति को दिया जा सकता है, या व्यक्ति के साथ साथ किसी संस्थान को भी दिया जा सकता है, किसी संस्थान को दिया जा सकता है, या सरकार द्वारा करके छूट के लिए यह किसी पर दिया जा, अर्थात सरकार के द्वारा। तो यहाँ चार विकल्पों में आपको यह ध्यान रखना है कौन। तो उत्पादन के कारकों का व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान नहीं होगा। देश की सरकार से एक उद्यम, उद्योग हो, संस्थान हो, या उस पे दिए गए भुगतान पर सरकार के द्वारा लाभ दिया जा रहा आम जनता को के लिए धन का हस्तांतरण है। यही विकल्प आपका सही है। शेष विकल्प को देखो, निजी कंपनियों द्वारा शेयर धारकों को किया गया भुगतान नहीं। देश की सरकार के लिए एक उद्यम या उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण है। तो देश की सरकार से एक उद्यम या उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण, या धन का हस्तांतरण जो हो रहा है किसके द्वारा, सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो पहला विकल्प आपका हो गया। चलें दूसरे क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देखते हैं। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। पहले कौन कौन विकल्प दिए गए, 11, 13, 12, 14। यहां आपको बताना है भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। तो बच्चों बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, कुल 12 अनुसूचियां हैं। विकल्प के आधार पर आप देखें भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या बेटा कितना है, अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। लेकिन यहीं तक आप न रुके रहिए कि केवल 12 को जान गए तो क्लियर हो गया। भारत के संविधान में अनुसूचियों की टोटल संख्या 12 तो है। अब और भी जाने कि भारतीय संविधान में यह 12वीं जो अनुसूची है, यह भी जानते रहिए कि इससे 73वें
एवं 74वें, कौन कौन से 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, किसके द्वारा? संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 1992 और 73वें द्वारा जहां ग्राम पंचायत का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? ग्राम पंचायत। जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कई बार आया हुआ है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में सन्निहित प्रश्न है ग्राम पंचायत। वहीं नगरों के लिए 74वें संविधान द्वारा नगर पंचायत की बातें कही गई। किसकी पंचायत की बात कही गई? नगर पंचायत। तो यह क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ कि अनुसूचियों की संख्या कितनी है? टोटल 12। तो लेकिन 11वीं और 12वीं अनुसूचियां हैं किससे द्वारा? 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें द्वारा क्या व्यवस्था किया गया भारतीय संविधान में? ग्राम पंचायत। वहीं 74वें द्वारा क्या किया गया? नगर। नगर मतलब शहरी निकायों की व्यवस्था की गई। क्लियर होंगे। लेकिन आगे भी अगर हम देखना चाहें तो देखें कि इस 12 अनुसूचियों में 9वीं अनुसूची भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया है, पूछा भी गया, आगे मिलेगा आपको कि 9वीं अनुसूची जो है टोटल 12वीं है। भारतीय संविधान में टोटल कितना है? 12वीं है। लेकिन 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। कब जोड़ी गई है? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। भारत के संविधान का पहला संशोधन हुआ कब? 1951 में। और वह 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई है। और भी एक अनुसूची जोड़ी गई है, वह अनुसूची भी आप याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची। जोड़ने से संबंधित कितनी अनुसूचियां हो गई? 73, 74 और कौन सी? 9वीं। और भी जोड़ी गई कौन सी? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। बच्चों कैसे? 52वें संविधान 52, याद रखिएगा, 52 संविधान संशोधन अधिनियम, 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 1985 के अंतर्गत दल बदल विधेयक कानून को लाया गया। तो हम भारतीय संविधान में अनुसूचियों को जो जोड़ने की बात कही जा रही है, यहां पर ध्यान दी गई टोटल अनुसूचियां 12 जोड़ी गई। कौन कौन सी हैं? जोड़ी गई सूचियां आपकी है 9वीं अनुसूची और कौन सी? 10वीं अनुसूची। तो चलें, यह क्लियर हो गया। क्वेश्चन साथ ही साथ करते रहिए और अपना दिमाग को दौड़ाते रहिए और सॉल्यूशन पर नजर रखिए। और क्वेश्चन के साथ साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न उससे रिलेटिव होंगे, यहां उसकी भी चर्चा की जाती रहेगी। तो अगला प्रश्न हम लोग देखें। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न निम्नलिखित जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया? प्रश्न क्या कहा कि संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया। यहां आपको बताना है किस अनुच्छेद में यह चीजें डाली गई हैं। तो पहला चीज यहां का जो प्रश्न है वह यह जरूर याद रखिएगा, जीएसटी का जो संशोधन हुआ, वह संशोधन जो डाला गया है, वह संशोधन अनुच्छेद 246A में। कहां डाला गया है बच्चों? अनुच्छेद 246A में भारतीय संविधान में संशोधन करते हुए कौन सा संशोधन जोड़ा गया है? 246A को जोड़ा गया है। और 246A के तहत यह पृथक रूप से कहा जाए केंद्र के लिए CGST। कौन सा? CGST और CGST
CGST और राज्यों के लिए कहा जाए SGST एवं CGST को पूर्णतः लाया गया। तो जीएसटी का जो संशोधन हुआ वह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत बच्चों? तो यह आर्टिकल आपका कौन सा है? 246 ए को जोड़ा गया। और यहीं तक यह क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा और भी परिश्रम कर लीजिए कि 246 ए तो जोड़ा गया और यह आर्टिकल जो रिलेटिव हो रही है 269 ए और 79 ए के तहत। किसके तहत? 69 और 268 को निश्चित किया गया। 269 ए और 279 भी इसी से रिलेटिव करना होगा। तो अनुच्छेद 2 यहां पर प्रश्न आपका क्या हुआ? जीएसटी के लिए संविधान के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो विकल्प आपका क्लियर हो गया होगा बच्चों, कौन सा है? अनुच्छेद 246 ए को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम कहां होता है? तो जरा देखा जाए, पानी का घनत्व 100 अंश सेंटीग्रेड, 4 अंश सेंटीग्रेड पर, 0 अंश सेंटीग्रेड पर, -4 अंश। तो पानी का घनत्व अगर हम देखें 0 अंश से अगर 4 अंश सेंटीग्रेड, पानी का घनत्व 0 अंश से 4 अंश, 0 अंश से जब हम 4 अंश सेंटीग्रेड पर देखते हैं तो पानी में संकुचन होता है। ध्यान दीजिएगा, पानी में क्या होता है? संकुचन होता है। पानी संकुचन होना शुरू हो जाता है 0 अंश से, और संकुचन की स्थिति में यह 0 से जब होता है, संकुचित होती, इसके आयतन में कमी होती है। किसके आयतन में? पानी के आयतन में क्या होती बच्चों? कमी हो जाती है। 0 अंश से 4 सेंटीग्रेड देखेंगे तो पानी के आयतन में क्या हो जाती है? पानी के आयतन में कमी होती है। और पानी के जब आयतन में कमी होगी तो घनत्व क्या बने हुआ? ज्यादा होगा। और यह घनत्व 4 अंश सेंटीग्रेड पर कितने? घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि आयतन और घनत्व व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि यदि आयतन घटेगा तो घनत्व बेटा क्या होगा? अपने आप बढ़ेगा। तो 0 अंश से लेकर के 4 अंश तक, ध्यान दीजिएगा, 0 अंश से लेकर के 4 अंश सेंटीग्रेड तक बच्चों क्या हो रहा है? आयतन में कमी आ रही है। क्या आ रही है? आयतन में। और घनत्व तो अपने आप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और 4 अंश सेंटीग्रेड पर घनत्व सबसे ज्यादा, और 4 अंश सेंटीग्रेड के बाद अगर जाएंगे तो आयतन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आयतन क्या होगा? बढ़ेगा और घनत्व घटेगा। अब यहां क्या पूछ रहा है प्रश्न? पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का अधिकतम घनत्व कहां होता है? 4 अंश सेंटीग्रेड पर। कहां होता है? 4 अंश सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। बड़े अगले प्रश्नों को देखा जाए, हो सकता है इस पर क्लियर हो गए हो। अगले प्रश्न को देखें हम लोग। अगला प्रश्न है 82 अंश 30 डिग्री या 82.5 अंश, जिसे भारत के, तो यहां पर क्लियर हो गया होगा, पानी का अधिकतम घनत्व कहां होता है? 4 अंश सेंटीग्रेड पर। अब हमारा अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 82.5 अंश 30 डिग्री पूर्व में, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? ग्रीनविच मीन टाइम जो है यह पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से यह होकर, कौन सा? ये मानक मेरिडियन जो है, अर्थात ग्रीनविच टाइम का जो रेखा खींची गई है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? तो यह बच्चों याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, यहां क्या दिया गया?
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ग्रीनविच टाइम की जो रेखा है यहां से होकर गुजरती है। कहां से? प्रयागराज से। ग्रीनविच टाइम जो रेखा है यह किस जिले से होकर गुजरती है? तो कौन सा जिला है? प्रयागराज। और यह ग्रीनविच मीन टाइम अपने निर्धारित समय से 5.5 घंटा, कितने घंटा? 5.5 घंटे आगे रहती है, घंटे आगे हैं। और ये भी साथ ही साथ ध्यान देना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और कितने राज्यों से होकर निकलता है। उत्तर प्रदेश 85.5 अंश पर अर्थात प्रयागराज से होकर गुजर रहा है, जो अपने टाइम से ग्रीनविच टाइम से कितना है? 5.5 घंटे आगे की तरफ। और कह रहा कितने स्टेट से होकर गुजरता है, यह भी प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा। तो ग्रीनविच मीन टाइम किन किन प्रदेशों से होकर, उत्तर प्रदेश का अगर जिला है तो प्रयागराज से होकर गुजरता है, किन किन जिलों से, किन किन स्टेटों से होकर गुजरता है, तो यह भी ध्यान दीजिएगा। यह उत्तर प्रदेश तो गुजर ही रहा है, उत्तर प्रदेश से हो रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ यह जिन जिलों से हो, जिन प्रदेशों से होकर गुजरता है वह है मध्य प्रदेश। कहां से? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा बच्चों, कहां से? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कहां से ग्रीनविच मीन टाइम कहां से गुजरती है? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी फटाफट उत्तर दें। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से बाद उड़ीसा। उड़ीसा से भी ग्रीनविच मीन टाइम गुजर रही। कहां से गुजर रही? उड़ीसा। अगला प्रश्न आपका है आंध्र प्रदेश। कहां से बच्चों? आंध्र प्रदेश से ग्रीनविच मीन टाइम की रेखा गुजरती है। तो क्लियर हो गया होगा। तो इन प्रश्नों के साथ हमारा प्रश्न क्या है? इलाहाबाद। यहां प्रश्न के आधार पर आपको उत्तर देना, साथ ही साथ जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है यह भी याद रखिएगा, यह आपकी परीक्षा से ही रिलेटिव है, जो आगामी 2024 को होने वाली यूपीपी की परीक्षाएं हैं। तो अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? तो जरूर याद रखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? तो भारत में स्वतंत्रता को देखते हुए, स्वतंत्रता के बाद की अगर घटनाओं को हम लोग देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद अगर नोटबंदी हुई है तो बच्चों याद रखिएगा, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट, भारत में नोटबंदी जो हुई है स्वतंत्रता के बाद वह 2 बार। कितनी बार हुई है? स्वतंत्रता के बाद 2 बार नोटबंदी हुई है। अब बात आती है 2 बार कब कब? एक तो क्लियर है, एक तो मोदी के शासनकाल में, अभी आपके साथ समय की बात है, कब हुआ है? 2016 में एक बार नोटबंदी हुई 2016 में। अब 2016 से भी पहले एक बार नोटबंदी हो चुकी है बच्चों, वह कब? 1978 में। कहने का मतलब भारत में नोटबंदी की जो बच्चों प्रक्रिया चल रही है वह कब? 2 बार हो चुका है, स्वतंत्रता के बाद 2016 और 1978 में। लेकिन अगर हम यहां यह कहें स्वतंत्रता के पूर्व, कब? स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के पूर्व कितनी बार नोटबंदी हुआ? स्वतंत्रता के पूर्व तो भारत स्वतंत्र 1900 कब हुआ? 47 में। तो स्वतंत्रता के पूर्व भी जो नोटबंदी हुई है वह बच्चों हुआ है कब? 1946 में। स्वतंत्रता के पहले जो नोटबंदी हुई है वह 1946 में। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां तो प्रश्न आपसे सिर्फ यह किया, कौन सा किया कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कितनी बार हुई? 2। लेकिन अगर पूछ ले कि भारत में कितनी बार नोटबंदी, तब आपका उत्तर हो जाएगा 3। कारण कौन? स्वतंत्रता के पहले एक बार नोटबंदी हुआ और स्वतंत्रता के बाद 2 बार नोटबंदी हुआ। क्लियर बच्चों? अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग ध्यान रखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को
छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद कहां से है? केवल कौन कौन को छोड़कर? राजवस्तु और कौन सा? राजवस्तु और सेवा कर को छोड़कर। राजवस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद कहां से है? सीमा शुल्क से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, बिक्री और व्यापार शुल्क से। तो यह आपको याद करना है, याद रखिएगा। राजवस्तु और सेवा कर को सबसे अधिक, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे अधिक राजस्व जो प्राप्त करने की उम्मीद लगाई जा रही, उम्मीद है राजस्व प्राप्त करने की, क्या है? उम्मीद है राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है, वह है राज्य उत्पाद शुल्क। कहां है? राज्य उत्पाद शुल्क पर। कहां है बच्चों? राज्य उत्पाद शुल्क पर सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। सबसे ज्यादा कहां है? राज्य उत्पाद शुल्क पर। अगला प्रश्न, भारत में जैन मान्यता के अनुसार, जैन की मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। अब पूछा 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर को संस्थापक के, जितने तीर्थंकर हैं सब संस्थापक के रूप में परिभाषित किए गए हैं। फिर पूछा कि 24 तीर्थंकरों में उनके कितने तीर्थंकर हुए? 24। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है? 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन हैं? अर्थात जैन धर्म के संस्थापक में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के संस्थापकों में कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। और 24 तीर्थंकरों में पूछ रहा है पहला कौन है? तो सबसे पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभ देव। क्या नाम है बच्चों? ऋषभ देव। सबसे पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। तो 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? ऋषभ देव। यह तो पूछा ही गया, अभी अभी आप देख पढ़ रहे हैं। लेकिन यह भी ध्यान दीजिएगा कि इन 24 तीर्थंकरों पहले ऋषभ देव और 23वें तीर्थंकर को भी याद रखिएगा। 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन है? 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। और 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। जबकि 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर हुए आपके, 24वें तीर्थंकर आपके हुए कौन? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। और इन्हें ब्रह्मचर्य को जोड़ करके एक संस्थापक के रूप में स्वीकार किया गया है। तो 24वें यह है। आप इन तीर्थंकरों को जानते हुए इनको भी जानने का प्रयास करें। चलें, अगला प्रश्न आपका है, एम्पियर की एसआई इकाई है। प्रकाश की तीव्रता में एसआई इकाई किसका? एम्पियर का है। विद्युत आवेश है, विद्युत प्रवाह चुंबकीय है। तो याद रखना बच्चों, क्या पूछ रहा है? एम्पियर की एसआई इकाई है विद्युत प्रवाह। क्या कहेंगे? विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा। विद्युत प्रवाह या क्या कहेंगे? विद्युत प्रवाह या इसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा में एसआई में इकाई का मात्रक क्या है? विद्युत प्रवाह। तो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। एम्पियर है। यहां का क्वेश्चन आपका क्या हुआ? यह है विद्युत प्रवाह में एसआई इकाई का मात्रक जो है, विद्युत प्रवाह की इकाई में एसआई का जो मात्रक है वह है एम्पियर है ना? क्या है? एम्पियर। विद्युत तीव्रता का कैंडल है। तो एसआई का मात्रक आपको यह प्रश्न याद रखना होगा। तो चलें अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या है? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में, पुलिस
अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, बताना बच्चों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, आंतरिक सुरक्षा अकादमी। यहां आपको बताना है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में कौन सा संस्थान स्थापित किया गया। तो यहां विकल्प आपका क्या होगा बच्चों? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी तो जानते रहिए, लेकिन इसके साथ साथ इसकी अपना जो हुआ है वह कहां है? मध्य प्रदेश। कहां? भोपाल। कहां है? भोपाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? व्यू और रिव्यू करने में कौन सी मदद करती है? यहां आपको कौन सी वेबसाइट? 3D वेबसाइट जो है 3 और कौन सा? डी वेबसाइट गूगल अर्थ रिव्यू में मदद करती है। तो यहां का प्रश्न क्या होगा? गूगल अर्थ। क्या होगा? गूगल अर्थ। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा अगले प्रश्न पर नजर रखिए। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां स्थित है? प्रश्न क्या पूछा? या देखिए यहां क्या पूछा गया था कि पुलिस संस्थान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में। यह प्रश्न कहां ले लिया? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां स्थित है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां स्थित है? तो देखिए हैदराबाद, कहां है? नई दिल्ली, नागपुर, भोपाल। तो कहां है? यहां पर देखा जाए तो कहां है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? भोपाल। कहां है? भोपाल। यहां का उत्तर आपका क्या रहा? यहां रहा आपका केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, यहां गूगल अर्थ और यहां का भोपाल। यह प्रश्न आपका उसी से रिलेटिव हो रहा है। तो चले बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है क्या? उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उस देश का नाम बताना है जिसमें 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में समझौते के लिए, अन्य कानूनी देशों में समझौते के लिए क्या करना पड़ा? समझौते के करने के लिए हस्ताक्षर किए गए। तो विकल्प क्या है बच्चों? विकल्प आपका है, विकल्प आपका दिया गया है कौन कौन सा? आपका यहां विकल्प है श्रीलंका, बांग्लादेश, कौन कौन सा? श्रीलंका, बर्मा देश और श्रीलंका, बर्मा देश नहीं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव। तो यहां का विकल्प आपका क्या हुआ? मालदीव। कौन सा हो रहा है? मालदीव। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई? कौन सी पुस्तक ऐसी है? अमेरिकी लेखक हैं, कौन से? अमेरिकी लेखक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई। तो अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द थ्री मस्केटियर्स। इनकी पुस्तक का नाम, अमेरिकी लेखक, इनकी पुस्तक का नाम की लेखक, इनकी पुस्तक का नाम है द थ्री मस्केटियर्स। इनकी यह पुस्तक का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टाइम, द डिक्लाइन ऑफ फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द ओल्ड मैन एंड द सी। यह ना होकर इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है द थ्री मस्केटियर्स। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा
दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या सीआरपीएफ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन है जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 14 जुलाई, 8 मार्च, 27 जुलाई। तो यह प्रश्न आपको रटने का है, इसको आप बार बार रिवीजन करेंगे बच्चों तो अपने आप तैयार हो जाएगा। तो इसकी स्थापना दिवस कब है? 27 जुलाई। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन हैं? 2018 मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन हैं? तो 2028 में मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है? तो 2028 में 18-19 की अवधि के दौरान मानवाधिकार आयोग के आपके अध्यक्ष जरा बताइए भाई कौन कौन रहे हैं 2018 में मानवाधिकार के राष्ट्रीय मानवाधिकार के कौन रहे हैं? एच.एल. दत्तू, यह आपको जरूर याद रखना है। कौन रहे हैं 2018-19 में मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन रहे हैं? एच.एल. दत्तू। नोट भी कर लीजिए ऐसे प्रश्नों को जो प्राय पूछा जाता है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन रहे। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानव, ये तो 18-19 के रहे। अब आप क्वेश्चन अपना बना लीजिएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र। कौन है? अरुण कुमार। यह प्रश्न आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अरुण कुमार मिश्र, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र हैं। तो दोनों 18-19 और इसके बाद यहां पर हम देखना है कि वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्र। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण, थार रेगिस्तान में स्थित है क्या? कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? कहने का मतलब थार रेगिस्तान में क्या है? स्थित है कच्छ का रण। और कच्छ का रण किस राज्य में है? कच्छ का रण बच्चों किस राज्य में है? गुजरात में। आप मैप में जाएंगे तो गुजरात आपका, यह क्षेत्र आपका कच्छ के रण के रूप में जाना जाता है। तो अगला प्रश्न देखें। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? बच्चों, साइमन कमीशन के आने का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन के आने का जो उद्देश्य था, सबसे पहला उद्देश्य था कि 1919 के एक्ट में सुधार करना, उसकी कमियां उसकी अच्छाइयों को जानते हुए उसमें सुधार लाना। अगर देखा जाए तो 1919 के एक्ट में, कब 1919 के एक्ट में सुधार करते हुए लागू करने के बाद पर सर्वेक्षण किया जाए, देखा जाए कि 1919 का एक्ट कितना कारगर रहा सुधार करने के लिए लाएगा। लेकिन साइमन कमीशन में के जितने सदस्य थे सभी अंग्रेज थे। क्या थे? इसमें जितने सदस्य सभी अंग्रेज थे और इसी सभी अंग्रेज होने के नाते भारत के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। अब आइए अपने प्रश्नों को देखें। क्या यह कह रहा? भारत सरकार द्वारा इस भारत में साइमन कमीशन, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ही जानना है। असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए नहीं, असहयोग। दूसरा, हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए नहीं। भारत सरकार की संरचना में
सुधार करने के लिए, संरचना स्ट्रक्चर बेसिक, इसके संरचना में सुधार 1919 के एक्ट में जो कहा गया उसमें क्या करने के लिए, सुधार करने के लिए कहा गया। तो यहां विकल्प आपका कौन सा सही होगा बच्चों, भारत सरकार की संरचना में सुधार करने हेतु। यह आपका प्रश्न यहां पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है, क्या प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है। तो यहां आपको यह बताना है सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है। तो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस आपका कौन सा है, क्रीपर। कौन सा है, यहां पर देखें, आई लव यू, ब्लास्टर, सेंसर, क्रीपर। तो प्रथम कंप्यूटर वायरस आपका क्या है, कौन सा है, क्रीपर। प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम आपका क्रीपर, यह आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कौन सा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बच्चों लिखा गया, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और यह कब लिखा गया, यहां इतना और भी जान जाइए, 1944 में। कब लिखा गया, 1944 में यह लिखा गया। कौन सा, 1944 में डिस्कवरी अहमदनगर किले या जेल में रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया। कब, अहमदनगर किले या जेल में रहते हुए किसके द्वारा लिखा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज, किस रूप में, सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया। इसको हेरिटेज सिटी के रूप में किसने घोषित किया, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, स्कॉट मार्शन। तो इसको डोनाल्ड ट्रंप ने विल्मिंगटन को सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में, विल्मिंगटन को सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा विकसित घोषित किया गया। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार, यह पुरस्कार वितरण का किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार बच्चों दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में कौन है, सा है। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन है, कौन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार, कौन है, उत्तर प्रदेश सरकार। संघ लोक सेवा आयोग, नहीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये भी नहीं है। तो कौन है, उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूपीजेडए और एलआर अधिनियम को सबका सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है, सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है, कौन सा, यूपीजेड और एसएलआर। यहां देखिएगा, यूपीजेड और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है। उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन भूमि सुधार अधिनियम, नहीं। उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन भूमि राजस्व अधिनियम, ये भी नहीं है। उत्तर प्रदेश जमींदार, उत्तर प्रदेश जेड
ए क्या है? उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन, या भूमि सुधार अधिनियम 1955, यही आपका है का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950। अगला है आंतरिक सुरक्षा विभाग, आंतरिक देश के अंदर की सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम आता है? आंतरिक सुरक्षा विभाग देश की आंतरिक व्यवस्था का जो विभाग है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो बच्चों यह है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय। रक्षा नहीं, संसदीय कार्य मंत्रालय नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय, विदेश नहीं, बल्कि किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हो गया। अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के 15वें महासचिव आपके कौन है? जयदीप गोविंद। कौन है? जयदीप गोविंद। तो चलें अगले प्रश्न में देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत एक प्रचलित प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, तो किसके साथ भारत का है? यह भारत के साथ अफगानिस्तान के साथ है। किसके साथ बच्चों है? अफगानिस्तान के साथ यह अपनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य, बाल गंगाधर के द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य कौन सा है? तो बाल गंगाधर डॉन ऑफ द वेदास नहीं, यंग इंडिया नहीं, द कॉल टू यंग इंडिया ये भी नहीं है, बल्कि कौन सा है? द ओरायन। द ओरायन बाल गंगाधर तिलक का साहित्यिक कार्य है। इन्होंने अगर देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा और केसरी, मराठा और केसरी जैसे पत्रिकाओं का भी, साप्ताहिक पत्रिकाओं का भी संपादन इनके द्वारा किया गया है। तो अगला देखा हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? प्रश्न को थोड़ा सा बताएं। हाइड्रोग्राफी क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? विकल्प क्या दिया गया है? श्रीलंका, कौन सा? हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान। तो किसके साथ किया गया है? यहां ध्यान दीजिएगा। अगर देखा जाए श्रीलंका के साथ कि बांग्लादेश के साथ कि मालदीव के साथ, किसके साथ इसके समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, तो यहाँ आपका जो प्रश्न होगा वह न तो श्रीलंका के साथ बच्चों, न बांग्लादेश के साथ कर रहा है, बल्कि यह किसके साथ हाइड्रोग्राफी क्षेत्र में सहयोग कर रहा है? मालदीव। योग का वर्णन निम्नलिखित, अगला प्रश्न क्या है? योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? योग का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो यह किया गया है ऋग्वेद में। कहां किया गया है? ऋग्वेद के अंतर्गत यह वर्णन किया गया है। चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कितने मुख्य निकाय एवं समितियां हैं? तो यह तो सभी लोग जानते हैं, 6 समितियां हैं। कितने हैं यह याद रखिएगा, ये तो कई बार प्रश्न पूछे गए। 6 महत्वपूर्ण समितियां हैं। कौन कौन सी? 6। भारत और नेपाल के मध्य निम्नलिखित, भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो भारत और नेपाल के मध्य सीमा जो विवाद है वह काला
पानी के लिए। किसके लिए है? काला पानी के लिए है। जो यहाँ विवाद है वह किसके लिए है? काला पानी के लिए है। विवाद का मुख्य क्षेत्र यहाँ काला पानी। महिला और विकास मंत्रालय के अनुसार, किसके? महिला और विकास मंत्रालय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? महिलाओं के संदर्भ में सब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन सा गलत है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, महिला ई-हाट, स्वधारा। तो यहां देखिए सब महिला से लिए भी है, ये भी है, लेकिन स्वधारा न तो यह है महिला सशक्तिकरण का हिस्सा नहीं है, गलत बताना है। ये भी महिला सशक्तिकरण का है, स्वधारा ये भी महिला, ये भी विकल्प नहीं। तो यहाँ जो विकल्प है वह आयुष्मान भारत योजना, क्योंकि यह स्वास्थ्य से रिलेटिव हो रहा है और केवल महिलाओं के लिए नहीं। तो अगला प्रश्न हम जरा देखते हैं। तो इसी अगले क्वेश्चन के साथ बच्चों आज के प्रश्नों को यहीं पर हम विराम देते हैं। शेष अगले प्रश्न के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तो अब तक अगर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो जरूर करें, और इसमें जो भी कमियां हो, जो भी आपको सुझाव देना हो, कमेंट करें। तो चलते हैं बच्चों, अपनी परीक्षाओं पर नजर रखिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।